हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई होप आप लोगों ने समाख्या फिलोसफी पूरा देख लिया होगा, है ना। आज हम लोग योगा फिलोसफी करेंगे। एंड फ्रेंड्स, योगा फिलोसफी करने के पहले समाख्या में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कल ऑडियो में भी टेलीग्राम पे बोला था, आज भी बोल रही हूँ। फ्रेंड्स, टॉपिक पढ़ने के बाद जरूर मैं जो क्विजेज देती हूँ उसको अटेंड करो। ये मत सोचिए कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से फ़ायदा होगा। ये गलत फहमी कभी मत रखना फ्रेंड, कभी मत रखना। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेनिफिशियल, लेकिन सिर्फ वो करने से कभी फ़ायदा नहीं होता। हमें अपने जो एरिया उससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। जो हमारा कंफर्ट लेवल है उससे थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए आप लोगों को टॉपिक्स याद हो जाए, मैं उसी हिसाब से क्वेश्चंस देती हूँ, है ना। तो मैंने समाख्या से ही सिर्फ 20 क्वेश्चंस दिया है फ्रेंड, 20 से 21 क्वेश्चन। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया जो आपके नहीं आया हो, या तो आपके एजुकेशन के NTUGC नेट में आया हो, या किसी PhD वाले जो मैंने प्रैक्टिस किया था वो डाला है ना, या फिर आपको फिलोसफी के नेट में आया हो, है ना। तो मैंने वैसा क्वेश्चन दिया है, तो प्लीज़ उनको ज़रूर अटेंड करो। और अगर गलत होता है तो देखो क्या गलती से आपसे गलत हुआ है, या फिर आपने वीडियो को ध्यान से नहीं सुना। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर वीडियो ध्यान से नहीं सुना होगा तभी वो गलत हुआ होगा, क्योंकि मैंने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जो मैंने नहीं बताया है। तो इसलिए प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो आप सुनते हो तो ध्यान से सुना करो, उसको साथ साथ नोट डाउन करो। वेरी गुड, वेरी वेल। नहीं नोट डाउन करो तो सिर्फ सुनो, मैं जब PDF दूंगी तब उससे नोट डाउन कर लो। 2 टाइम्स रिवीजन ऐसे ही हो जाएगा, और एक टाइम तो और कहीं ना कहीं पढ़ते ही होगे, तो वहाँ से रिवीजन हो जाएगा। और जो नहीं भी पढ़ते होगे कहीं और, उनके लिए भी है कि सिर्फ मेरे को सुनो, बाद में नोट डाउन करो जब PDF देती हूँ, तब एक बार और खुद से पढ़ो, और फिर जब रिवीजन करना चाहते हो तब रिवाइज कर लो 2x स्पीड पे, ठीक है। तो आगे चलते हैं योगा फिलॉसफी में, ठीक है। चल, सबसे पहले क्या बोलता है, एक मिनट हाइलाइटर ले लेते हैं। ठीक है, तो चलो योगा फिलॉसफी कहाँ गया। योगा फिलॉसफी हम, ओहो पेन आ गया। ये योगा फिलॉसफी बोल बोल के रुक जा रहा है। अब चलो नहीं रुकेगा। चलो, योगा फिलॉसफी हमको क्या बोलता है, हमें ये बोलता है, ये स्पीक करता है अबाउट द थ्योरी एंड प्रैक्टिस फॉर द रियलाइजेशन। ठीक है, हमें जो रियलाइज करना है, मतलब अगर हम बात करें ना तो परम सत्य जो है ना, मतलब जो नॉलेज है, सबसे रियल थिंग है ना, दुनिया के विषय में जो रियल थिंग्स है ना, कंसर्न है, ट्रुथ है, अल्टीमेट ट्रुथ है ना, ये सब चीज़ को रियलाइज करना, है ना, अपने उसके बारे में जानना, प्राप्त करना प्रैक्टिकली, इसको कहते हैं योगा। ठीक है, इसे मैं हाइलाइटर का कलर चेंज कर लीजिए, क्योंकि किसी ने बोला था कि येलो हाइलाइटर नहीं यूज करने के लिए, तो जस्ट एक सेकेंड आप चलो। ठीक है, तो प्रैक्टिस फॉर द रियलाइजेशन ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ, जो परम सत्य है उसको जब हम रियलाइज करते हैं अपने वर्ल्ड में ह्यूमन बीइंग के द्वारा, उसी को कहते हैं योगा। अगर हम योगा को कहें तो योगा को यूनियन भी बोला जाता है। यूनियन किसका, स्पिरिचुअल यूनियन, किसके साथ, हमारे सोल के साथ, यानी आत्मा का मिलन किससे, आध्यात्मिक से या परमात्मा से। आत्मा का मिलन जब परमात्मा से होता है, यानी सुप्रीम सोल से जब होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं योगा। और योगा को मेनली हम लोग यूनियन ही समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर है पतंजलि। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, ये बोले कि योगा क्या एक स्पिरिचुअल एफर्ट है, आध्यात्मिक प्रयास है, यानी स्पिरिचुअल एफर्ट है। हम स्पिरिचुअल एफर्ट डालते हैं, मेहनत करते हैं, किस लिए, ताकि हम परफेक्शन ला सके। किस चीज़ों में, अपने सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करने में। क्योंकि फ्रेंड्स, कल हम लोग जब समाख्या पढ़ रहे थे तो इन्हीं सब चीज़ के कारण ना, सेंस ऑर्गन, माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो, इन्हीं सब चीज़ के कारण इवोल्यूशन हो रहा था, मॉडिफिकेशन हो रहा था। तो वो चीज़ है, तो किसको कंट्रोल कर सके, परफेक्ट स्पिरिचुअल एफर्ट के थ्रू परफेक्शन ला सके। कैसे, कंट्रोल करके, किसको, सेंस ऑर्गन्स को, ग्रॉस बॉडी को, है ना, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म मस्तिष्क को, सब्टल माइंड को, इंटेलेक्ट को, ईगो को, अहंकार को, बुद्धि को, इन सब चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है, ये हमको गाइड करता है योगा कि हम कैसे हाईएस्ट विजडम, मतलब हाईएस्ट नॉलेज गेन कर सकें, कैसे, थ्रू स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। ठीक है, आध्यात्मिक नॉलेज से
हम कैसे हाईएस्ट नॉलेज की ओर, मतलब हाईएस्ट नॉलेज कैसे हम अटेन कर सके स्पिरिचुअल के थ्रू, आध्यात्म के थ्रू, ठीक है, परमात्मा के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ हमको योगा बोलते हैं। यानी योगा क्या है, जो कि यूनियन की बात करता है, ठीक है, किसकी, स्पिरिचुअल यूनियन और इंडिविजुअल सोल की। ये प्रैक्टिकल है। अगर हम इसकी बात करें तो ये किसने दिया था, पतंजलि ने दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि हमको परफेक्शन अटेन करना है। कैसे, जब हम अपने माइंड पे कंट्रोल कर ले, हम अपने सेंस ऑर्गन पे कंट्रोल कर ले, हम इंटेलेक्ट पे कंट्रोल कर ले, ईगो में जब कंट्रोल कर ले तो हाईएस्ट विजडम आ जाएगा। तो ये सब चीज़ पतंजलि ने बोला था। अब अगर बात करें तो योगा फिलॉसफी जो है वो क्लोजली किससे एसोसिएटेड है, समाख्या फिलॉसफी से, सांख्या फिलॉसफी से। क्यों, क्योंकि योगा क्या प्रेजेंट करता है, योगा जो हमको प्रैक्टिकल पाथ देता है, ठीक है, प्रैक्टिकल थिंग्स हमको बताता है, प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है, ठीक है। लेकिन समाख्या हमको क्या बोलता है, थियोरेटिकल बात बताता है, जहाँ हमको बोलता है कि हम अटेन कर सकते हैं नॉलेज को, है ना, ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, कंसंट्रेशन के थ्रू और मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति की बात करता है, नॉलेज को अटेन करने की बात करता है। लेकिन योगा हमको क्या बोलता है, हम सिर्फ नॉलेज ही अटेन नहीं कर सकते, हम अपने आप को रियलाइज कर सकते हैं, सेल्फ रियलाइज कर सकते हैं, है ना, स्वयं की प्राप्ति कह सकते हो, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं प्रैक्टिकल पाथ के थ्रू, ठीक है। ये बोलता है योगा। अब यहाँ से मेन, वो तो इंट्रोडक्शन था, अब यहाँ से मेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योग सूत्र। योग सूत्र क्या है, पतंजलि ने 4 भाग में योगा सूत्र को बांधा, ठीक है, योग सूत्र को डिवाइड किया। कौन कौन सा 4 भाग था, समाधि पदा, साधना पदा, विभूति पदा और कैवल्य पदा। समाधि पदा में हम क्या क्या देखते हैं, तो समाधि पदा में हम देखते हैं कि हमारी योगा का कौन कौन सा फॉर्म है, ठीक है, हमारे योगा का नेचर कैसा है, ठीक है, हमारे योगा का मेथड कैसा है, ठीक है, योगा का नेचर कैसा है, योगा का मेथड कैसा है, योगा का डिफरेंट फॉर्म्स कैसा है, और साथ ही साथ चिता जो कि एक इंटरनल ऑर्गन है, हमारे अंदर का ऑर्गन है, ह्यूमन बीइंग का इंटरनल ऑर्गन है। जैसे हमारे अंदर हार्ट है ना, हार्ट, लंग्स यानी फेफड़ा, ये सब क्या इंटरनल ऑर्गन है। उसी तरह से चिता भी एक इंटरनल ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। इसके भी मॉडिफिकेशंस की बात करता है समाधि पदा में, इस सूत्र में, ठीक है। यानी इस सूत्र में हम लोग समाधि पदा में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, समाधि पदा में हम लोग देख रहे हैं कि नेचर कैसा है योगा का मेथड कैसा है, फॉर्म्स कैसा है, जो चिता जो कि इंटरनल ऑर्गन है उसके अंदर मॉडिफिकेशन यानी उसके अंदर जो चेंजेज हो रहा है वो कैसा है, ये पढ़ते हैं। जब हम लोग साधना पदा में बात करते हैं तो साधना पदा में हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारे दुखों का कारण है वो क्यों है ना, कॉज ऑफ सफरिंग क्यों है, और इससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, इरेडिकेट हो सकता है, ठीक है। कॉजेज ऑफ सफरिंग क्यों है ना, एक्सप्लेन करता है कॉजेज ऑफ सफरिंग, कौन कौन सा कॉज है सफरिंग का, और हाउ वी कैन इरेडिकेट देम, हम कैसे इनसे छुटकारा पा सकते हैं, हम कैसे इनको इरेडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड है हमारा क्या, विभूति पदा। इसमें हम लोग देखते हैं हम सुपर नेचुरल पावर, ठीक है, सुपर नेचुरल पावर को कैसे अटेन कर सकते हैं, और योगा का इसमें क्या पार्ट है, मतलब योगा इसमें किस तरीके से योगा हमको हेल्प करेगा, कौन सा पावर को अटेन करने के लिए, सुपर नेचुरल पावर को, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं समाधि पदा में क्या है, समाधि पदा जो है हमारे लिए वो एक तरह का बताते हैं नेचर कैसा है योगा का मेथड कैसा है, चिता जो कि इंटरनल ऑर्गन है योगा ह्यूमन बीइंग का, उसमें मॉडिफिकेशन कैसा कैसा हो रहा है, चेंजेस कैसा कैसा हो रहा है, तो ये समाधि पदा बताता है। साधना पदा बताता है कि हमारे दुखों का कारण क्या है और हम उनसे बच कैसे सकते हैं, यानी कि हम व्हाट आर द रीजन फॉर कॉजेज ऑफ सफरिंग, ठीक है, और हाउ वी कैन इरेडिकेट देम, ये साधना पदा बताता है। एंड विभूति पदा क्या बताता है, विभूति पदा टेल्स अस कि हाउ we can attain, how we can achieve supernatural power या super normal power, and in which way yoga help us, यानी कैसे हम supernatural power को अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और इस कैसे हमको योगा इस पावर को प्राप्त करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए बोल दिया। और कैवल्य पदा क्या है, कैवल्य पदा सबसे आखिरी है जो कि हमको लिबरेशन के बारे में बताता है कि लिबरेशन, नेचर ऑफ लिबरेशन क्या है, यानी मोक्ष का प्रकृति क्या है, ठीक है।
और साथ ही साथ हमको बताता है स्पिरिचुअल यूनियन, जो पीछे यूनियन किसका किसका यूनियन की बात की थी हम लोग पीछे, स्पिरिचुअल और इंडिविजुअल सेल्फ का, इंडिविजुअल सोल भी बोल सकते हो। तो ठीक है, ये चीज़ है, तो ये चीज़ होता है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योगा सूत्र। और इन चारों का क्या याद रखना, ये चारों का नाम और इन चारों में क्या 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 आता है, ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अब चीता को समझते हैं थोड़ा डिटेल में। चीता क्या है, तो चीता जो है पतंजलि जो है वो डिफाइन करता है योगा को एज अ सीज एजन ऑफ द मोडिफिकेशन ऑफ चीता। ठीक है, सीज एजन ऑफ मोडिफिकेशन ऑफ चीता। तो अब अगर बात करें फ्रेंड्स, यहाँ सीजन का मतलब है, जैसे अगर सीरियल्स वगैरह देखते होगे, वेब सीरीज देखते होगे, या कुछ भी आप लोग देखते होगे, कभी देखे भी होगे, या कोई केस के बारे में सुने होंगे, तो सुने होगे, बोलते हैं ना कहीं मर्डर होता है या कुछ भी, तो बोलते हैं ना इस पूरे एरिया को सीज कर दिया जाए, इस पूरे एरिया को पैक कर दिया जाए, इस पूरे एरिया को यहाँ से सीज कर दो, बॉर्डर सीज कर दो। तो क्या है, रोक दो, रोकना। तो वही चीज़ योगा है। योगा क्या बोलता है, सीज एजन ऑफ द मोडिफिकेशन ऑफ चीता। चीता को मॉडिफाई करना, सीज करना, रोकना, यानी जो चीता में मॉडिफिकेशन हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, कोई भी मॉडिफिकेशन हो रहा है उसको स्टॉप कर देना, इसी को कहते हैं योगा। ये पतंजलि ने बोला। ठीक है, अगर हम योगा फिलॉसफी की बात करें तो योगा फिलॉसफी के अनुसार चीता का अलग अलग स्टेज है और अलग अलग फॉर्म्स है, यानी अलग अलग चरण है और डिफरेंट डिफरेंट यानी विभिन्न विभिन्न रूप भी हैं, वेरियस फॉर्म्स एंड डिफरेंट स्टेजेस। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, पहले स्टेजेस पढ़ते हैं, उसके पहले चीता के बारे में जान लेते हैं। तो चीता क्या है फ्रेंड्स, तो चीता जो है हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, कहाँ पे, योगा के साइकोलॉजी में, जिसका मतलब है 3 इंटरनल ऑर्गन्स। और वो 3 इंटरनल कौन से हैं, जो सामाख्य फिलॉसफी में डिस्क्राइब किए जा चुके हैं। कौन कौन से, बुद्धि, अहंकार यानी ईगो, मानस और माइंड। ये तीनों मिल करके, ये तीनों इंटरनल ऑर्गन मिल करके क्या बना रहे हैं, चिता बना रहे हैं। ठीक है, और ये सबसे पहला मॉडिफिकेशन है किसका, प्रकृति का। ऑफ कोर्स सबसे पहला मॉडिफिकेशन था ना हमारा बुद्धि, पुरुषा प्रकृति बुद्धि, है ना, फिर महत, फिर अहंकार, ऐसे था, प्रकृति पुरुषा महत अहंकार माइंड मानस। ठीक है, तो ऑफ द प्रकृति इन विच सत्व गुना, जहाँ पे क्या डोमिनेट हुआ था, सत्व गुना डोमिनेट हुआ था। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, नहीं देखो वो वीडियो जरूर देखो, तभी क्लियर होगा। ठीक है, सत्व गुना डोमिनेट हुआ था। और उस प्रकृति कैसा नेचर में था, मटेरियल था। लेकिन जैसे ही हमारे क्या हो गया था, लास्ट समाख्या में क्या बताया था कि प्रकृति कैसा है, मटेरियल नेचर में, वस्तु नेचर का है ना, प्रकृति उसका वस्तु का है। लेकिन जैसे ही पुरुषा उस प्रकृति के पास आने लगता है, क्लोज आने लगता है, नियर आने लगता है, तो उस पुरुषा में जो कॉन्शियसनेस था वो किसकी ओर बढ़ने लगता है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट का फॉर्म आने लगता है। वो अपने आप को किसी फॉर्म में देखने लगता है, अपने आप को कैरेक्टर समझने लगता है, उसके अंदर कैरेक्टर आने लगता है ना। ऐसे बात कह रहे तो पुरुषा क्या कैरेक्टर है, उसका कोई कैरेक्टर नहीं है। लेकिन जब प्रकृति और पुरुषा पास में आने लगते हैं तो उसके अलग अलग कैरेक्टर होने लगते हैं, जिसके कारण इवोल्यूशन होने लगता है। और इसी बात को जब वो फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेता है, यानी वो ऑब्जेक्ट का रूप ले लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, वृत्ति कहते हैं या मॉडिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि मॉडिफाई होने लगता है हमारा चिता। ठीक है, और आप लोगों ने सुना भी होगा एक टर्म, चिता वृत्ति निरोधा। और ये चिता वृत्ति निरोधा जो है ये वही है। चिता क्या है, इंटरनल ऑर्गन जहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है। जैसे ये मॉडिफिकेशन का फॉर्म लेता है, इसको क्या बोलते हैं, वृत्ति, और फिर वृत्ति के बाद क्या है, इसको बोलते हैं निरोधा। ठीक है, ड्यू टू मॉडिफिकेशन ऑफ द चिता द सेल्फ नोज द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट। और जब चिता को में मॉडिफिकेशन होने लगा तो जो सेल्फ है यानी जो आत्मा है वो अपने आप को किससे रिलेट करने लगता है, जो दुनिया का वस्तु है, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट है, उसके साथ। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कोई मॉडिफिकेशन नहीं है सेल्फ में, है ना, ऐसा कोई भी सेल्फ में मॉडिफिकेशन नहीं होता। लेकिन चूंकि पुरुषा उसको क्या करने लगता है, पुरुषा उस पर रिफ्लेक्ट करने लगता है ना, जिसके कारण मॉडिफिकेशन दिखने लगता है, रिफ्लेक्शन ऑफ पुरुषा। ये पूरा हम लोग सांख्या में पढ़ चुके हैं। और इसी के कारण चेंजेस अपीयरेंस होने लगता है, इवोल्यूशन होने लगा था, और इसी को बोलते हैं वृत्ति मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो एक बार हम इस पूरे स्लाइड को मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो देखो, सबसे पहले क्या है, चीता क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, किससे मिलकर बना है, 3 इंटरनल ऑर्गन से। कौन कौन सा, बुद्धि, अहंकार और मानस। और ये पहला मॉडिफिकेशन है। और इसमें कौन सा गुना डोमिनेट होता है, प्रकृति का सत्व गुना रजस और तमस पे डोमिनेट होता है, हावी हो जाता है। और चूंकि ये किस नेचर का है, पहले अभी
मटेरियल का, लेकिन जैसे ही कौन पास आने लगता है तो नियरनेस ऑफ किसका, पुरुषा का, जैसे ही पुरुषा पास आने लगता है तो क्या हो जाता है, इसके अंदर कॉन्शियसनेस, चेतना आने लगता है, और चेतना आने के कारण ये किससे रिलेट करने लगता है अपने आप को, किसी वस्तु के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, और उस ऑब्जेक्ट को ये क्या ले लेता है, फॉर्म ले लेता है, उसका कैरेक्टर ले लेता है ना, कि हम जैसे, हाँ जैसे कि ऐसे समझो भाई, मैं अभी क्या हूँ, पल्लवी हूँ, ठीक है, अभी मैं पल्लवी हूँ, एक सेल्फ हूँ, बिल्कुल प्योर हूँ और कुछ नहीं है, मैं बस पल्लवी हूँ। लेकिन जैसे जैसे मेरे में अहंकार आने लगा, मेरे में बुद्धि आने लगा, मैं है ना, अहंकार, नहीं भाई मैं पल्लवी बिल्कुल प्रीति जिंटा जैसी हूँ, अगर अपने आप को प्रीति जिंटा से कंपेयर करूँ तो अपने आप को मैं, अपने आप मेरे में कौन से कैरेक्टर आने लगेगा, प्रीति जिंटा का कैरेक्टर आने लगेगा, और प्रीति जिंटा का कैरेक्टर आने लगेगा तो हम प्रीति जिंटा की तरह बिहेव करने लगेंगे, यानी अपने आप को मॉडिफाई करने लगेंगे कि हम उसके जैसे ही लगे, हम बिल्कुल उसी ऑब्जेक्ट की तरह लगे, हम बिल्कुल उसी इंसान की तरह लगे। तो वो क्या हो रहा है, वो हमारे चिता में यानी हमारे सेल्फ में क्या होने लगा, इंटरनल ऑर्गन में क्या होना, मॉडिफिकेशन होने लगा, और उसी मॉडिफिकेशन को क्या बोले, वृत्ति बोले। अब मैंने एग्जांपल से समझाया था, वो भी क्लियर हो गया होगा। और ये मॉडिफिकेशन क्यों हुआ, क्योंकि हम क्या किए, पहले जो मेरा सेल्फ था वो सेल्फ था, अकेले थे हम, सिर्फ मैं थी और मुझे कोई ऑब्जेक्ट से कोई रिफ्लेक्शन नहीं था, है ना, मैं किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर, कोई प्रकृति के साथ अपने आप मोह माया में अटैच नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे मैंने मोह माया में अटैच होने लगी, जैसे ही मुझे मोह माया आने लगा तो मैं अपने आप को वर्ल्डली, दुनिया की, संसार की जो वस्तु है उनसे अटैच होने लगी, और जैसे ही उनसे अटैच होने लगी तो मेरा क्या होने लगा, जैसे उनसे अटैच होने लगी तो मुझे मॉडिफिकेशन दिखने लगा, रिफ्लेक्शन आने लगा, और वो रिफ्लेक्शन के कारण क्या होने लगा, मेरे अंदर चेंजेज आने लगा। तो वही रिफ्लेक्शन के कारण पुरुषा और प्रकृति में चेंज आने लगा, जिसको कि बोला गया वृत्ति या मॉडिफिकेशन। तो आई होप कि अब क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये हिंदी में मैंने लिखा है, पढ़ लेना, ठीक है। और एक और चीज, चीता को सीता लिख दिया है तो वो भी ध्यान देना आप लोग, ठीक है। एक सेकंड के लिए स्लाइड छोड़ दी ताकि आप लोग अभी पढ़ लो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने क्या पहले बोला था कि चीता के 5 स्टेज होते हैं। तो पहला स्टेज क्षिप्ता, फिर मूढ़ा, फिर विक्षिप्ता, ठीक है, फिर एकाग्रता, फिर निरुद्धा। अब पहले एक स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है, फिर इसको अलग अलग समझाएंगे। तो देखो, सबसे पहले ना हम किसी, जैसे मान लो चलो मुझे JRF लेना है और मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हम उस JRF दूसरे के बारे में, दूसरे को सुन करके कि JRF में इतना पैसा मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, हम बहुत एक्साइटेड हो गए और हम उस चीज़ को अटेन करने के लिए रेस्टलेस हो गए, बिल्कुल मतलब इंटॉक्सिकेटेड हो गए कि नहीं हमको ये चाहिए, कैसे भी चाहिए, किसी भी तरह चाहिए, बिल्कुल उस चीज़ से अटैच हो गए, है ना, अपने आप को। फिर क्या होने लगा, जैसे ही हम उसमें अटैच होने लगे तो अब हमको पता नहीं है कि कैसे करना है। तो मेरे दिमाग में क्या, जैसे हम रेस्टलेस हो गए उस चीज़ के लिए कि हमको वो चाहिए, नहीं तो हम नहीं रह सकते, इस टाइप का रेस्टलेस हो गए, तो उसको कहते हैं। फिर अचानक क्या हुआ कि मेरे माइंड में ना डार्कनेस आने लगा, उस चीज़ को पाने के लिए हम नेगेटिव पाथ अपनाने लगे, गलत पाथ की ओर चलने लगे। क्या गलत पाथ करने लगे कि हमको पता है कि मेरे 3-4 फ्रेंड इस JRF का तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्या किए कि जो मेरा 2-3 फ्रेंड बहुत अच्छा था और मैं थोड़ी वीक थी, तो मैंने क्या किया, मैं गलत बात अपनाई। कैसे, क्या किया कि उन लोगों को गलत गलत आइडिया देती थी, गलत गलत, अच्छा देखो ना इसको ये करो, अच्छा देखो ना वो वाले टीचर को फॉलो करो, है ना, जबकि वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते थे। तो मैंने उसको क्या किया, अपने अंदर डार्कनेस फैला, अपने अंदर डार्कनेस ले आया, है ना, अपने अंदर जब डार्कनेस ले आया तो मैं पूरी इंटॉक्सिकेटेड हो गई, बिल्कुल गलत पर्सन हो गई और मैं दूसरे को गलत लीड कर रही हूँ। तो ये क्या हुआ, तो ये हो गया, यानी JRF के लिए हम पहले रेस्टलेस हुए, उस JRF को अटेन करने के लिए हम गलत पाथ अपनाए। अब क्या किए, ये सेकंड स्टेप था, हम गलत पाथ अपनाए। तीसरे स्टेप पे जब हम आए तो हम उन तीनों को गलत गाइड करते, लेकिन फिर भी देखे कि नहीं इनको गलत गाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये हमको कुछ नहीं बोल रहे, ये अच्छा कर रहे हैं। या फिर इनके साथ जो और भी लोग रिलेटेड हैं या उस JRF की तैयारी और जो अलग ग्रुप कर रहा है उसमें देख रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, पॉजिटिविटी हो रहा है, तो हम डिस्ट्रैक्ट होने लगे, अच्छे की ओर बढ़ने लगे। मतलब मेरे माइंड में अभी नेगेटिविटी था कि हम गलत गलत काम करेंगे, तब हमको JRF मिलेगा, हम सबको बेवकूफ़ बना देंगे और हम खुद इंटेलिजेंट होकर के JRF निकालेंगे, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन अचानक हम दूसरे ग्रुप को देखे और दूसरे ग्रुप को देखे कि वो लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलजुल के अच्छे से पढ़ रहे हैं और तब भी सबका JRF निकला हुआ था। तब हम, मेरे माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगा कि क्या हम गलत पाथ की ओर जाए या अच्छे पाथ की ओर जाए, हम गलत पाथ से हम JRF अटेन करें या अच्छा पाथ, अच्छा चीज़ें से हम JRF अटेन करें। तब मेरे माइंड में नहीं, हम इस तरह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है।
तो लगा कि नहीं चलो, तब मेरा माइंड में उस समय मेरे मेरे अंदर से कुछ अच्छा चीज़, ऑफकोर्स हर इंसान में अच्छा बुरा होता है, तो वो अच्छा चीज़ थोड़ी देर के लिए हावी हो गया मेरे ऊपर। जब वो अच्छा चीज़ हावी हो गया तो हम अच्छे पाथ की ओर बढ़ने लगे, यानी मेरे अंदर से डार्कनेस कम होने लगा और हम अच्छे पाथ की ओर बढ़ने लगे। जब अच्छे पाथ की ओर बढ़ने लगे तब मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही चीज़ पे हो गया, क्या था, JRF। और हमको इस पे कोई मतलब नहीं था कि हम किसी को गलत गाइड कर रहे हैं या किसी को गलत गाइड करेंगे या किसी को सही गाइड नहीं। मेरा कंसंट्रेशन किस पे आ गया, किसी एक सब्जेक्ट पे आ गया, किसी एक ऑब्जेक्ट पे आ गया, वो था JRF। जैसे JRF पे मेरा माइंड आया तब मेरे माइंड में कंस्ट्रक्शन मतलब कंसंट्रेशन आने लगा। अब हम इतना डेवलप कर लिए अपने आप को कि इतना अपने आप को हम डेवलप कर लिए, इतना कंसंट्रेट हो गए कि अब मेरे आसपास का कोई भी लोग कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो JRF के लिए कहीं प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहा हो, वो JRF के लिए 50 बुक खरीद रहा हो, वो अपने JRF के लिए कुछ भी कर रहा हो, लेकिन हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम किस पे कॉन्सेंट्रेट है, अपने JRF पे, अपने स्ट्रैटेजी पे, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। हम रिस्ट्रिक्ट हो गया, अब मेरा माइंड बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गया और सिर्फ एक ही चीज़ देख रहा है, JRF और मेरी खुद की स्ट्रैटेजी। तो यही 5 मॉडिफिकेशन होता है चीता का, इसी तरह से मॉडिफाई होता है चीता। अब हम इनको, ये तो मैंने एग्जांपल से, स्टोरी से समझाया, अब इनको हम अलग अलग समझाते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो देखो पहला स्टेज क्या है, चिपटा, रेस्टलेस, ठीक है। रेस्टलेस का मतलब है पहला स्टेज चीता, इसका मतलब है कि हम सबसे ज़्यादा किससे अटैच हो जाते हैं, मनी से, पावर से, पैसा से, पावर से, या JRF का जो एग्जाम्पल दिया उससे अटैच हो चुके हैं। हमको JRF चाहिए 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 चाहिए, पैसा चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है। अब क्या है, मूढ़ा। नेक्स्ट स्टेज चीता का जो है वो मूढ़ा है, टॉर्पिड जिसको कहते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, इसमें हमारा तमस यानी डार्कनेस क्या हो जाता है, डोमिनेट हो जाता है अदर 2 गुना पे। और जब डार्कनेस आ गया तो हमारे हम कैसे पर्सन हो गए, बिल्कुल टॉक्सिक इंटॉक्सिकेटेड पर्सन हो गए, बहुत ज़्यादा गलत गलत बात आने लगा हमारे मन में, तो इसको क्या कहते हैं, मूढ़ा कहते हैं, ठीक है। डार्कनेस आ गया हमारे माइंड में, तो ये हो गया टॉर्पिड, ठीक है। नेक्स्ट चला, देखो यहाँ हिंदी में भी लिखा है, मूढ़ा, बेचैन होने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विक्षिप्ता, क्षिप्ता, मूढ़ा, विक्षिप्ता। क्षिप्ता में क्या था, हम बिल्कुल रेस्टलेस हो रहे थे कि हमको चाहिए चाहिए चीज़, सिर्फ एक ही चीज़ पे था। लेकिन यहाँ पे क्या होने लगा, यहाँ पे हम ऐसा देखने लगे कि ये मेरे अंदर कुछ अच्छा गुण भी डोमिनेट होने लगे। एक पॉइंट ऐसा आया जब हम बहुत डार्क अंदर एकदम गलत की ओर जा रहे थे और कुछ अच्छा देख लिए सडनली, तो मेरे अंदर वो सडनली अच्छा देखने से कुछ मेरे अंदर जो अच्छा गुण था, यानी सत्व या रजस गुण था, वो दोनों क्या हो गया, वो सत्व गुण जो है वो डोमिनेट हो गया। जैसे ही सत्व गुण डोमिनेट हुआ बाकी 2 गुना पे, तो हम क्या ट्राई करने लगे, हम ये ट्राई करने लगे कि हम भगवान को पालें या सुप्रीम सोल को पालें, ठीक है, अंतरात्मा, आत्मा को पालें या गॉड को अटेन कर लें। और इसी डोमिनेंस के कारण हमारे थोड़े देर के लिए टेम्पररी सीज हो गया, हमारा जो मॉडिफिकेशन हो रहा था चीता में गलत की ओर, वो थोड़े देर के लिए क्या हो गया, सीज हो गया, रुक गया। और इस रुकने के कारण हम क्या होने लगे, कंसंट्रेट होने लगे किसी और। 4th स्टेज हमारा आ गया एकाग्र, और किसी और कंसंट्रेट हो गए, फिक्स्ड हो गए सम ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट के कारण। क्यों, क्योंकि हमारा सत्व क्या करने लगा, प्रीपॉन्डरेंस मतलब विचार करने लगा कि हाँ हमको अच्छा करना चाहिए, खराब करना चाहिए। तो इसी कारण हम किसी एक पाथ पे आके यानी एकाग्र हो गए, कंसंट्रेट हो गए। जैसे कि कैंडल को अगर देखोगे तो वो बर्न करता है ना, और हमेशा किसकी ओर पॉइंट करेगा, हमेशा ऊपर की ओर पॉइंट रहता है, उसका जो लाइट होता है ना, फ्लेम होता है। इवेंट की कितना भी हवा इधर उधर, विदाउट फ्लिकिंग इधर एंड इधर, मतलब जो हवा का झोंका वो कितना भी उसको इधर उधर करता है, लेकिन फिर भी उसका फ्लेम हमेशा क्यों ऊपर की ओर भागने की कोशिश करता है। तो उसी तरह से हम, वो फ्लेम जैसे एकाग्र एक जगह पे हो गया, उसी तरह से हमारा भी माइंड एक सब्जेक्ट पे एकाग्र होने लगा। एंड लास्ट स्टेज पे जब हम पहुँचे तो हम निरुद्ध हो गया, यानी रिस्ट्रिक्ट हो गया, यानी जो हमारा मॉडिफिकेशन उस समय, तो अगर हम देखें विक्षिप्ता पे देखो तो विक्षिप्ता पे क्या था, टेम्पररी सीजिंग हुआ था, है ना। हो सकता था कि थोड़ी देर बाद कुछ गलत चीज़ देख ले तो तुरंत हम गलत पाथ अपना ले लेंगे टेम्पररी सीजिंग से। अब जो है निरुद्धा पे पहुंच गए एकाग्रता के बाद, जो कि रिस्ट्रिक्ट हो गया, परमानेंट सीजन हो गया, अब कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा हमारे चीता का। और जब कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा इसी स्टेज को क्या बोलते हैं, योगा बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। ये 5 स्टेज याद रखने का तरीका कैसे याद रख सकते हो, सबसे पहले हम रेस्टलेस हुए, रेस्टलेस होके हम गलत काम किए, डार्कनेस की ओर यानी टॉर्पिड की ओर बढ़े, टी से तामस, टी से टॉर्पिड। जब गलत काम की ओर बढ़े थे तो किसी अच्छे को काम कर, किसी अच्छे इंसान को देख लिए तो हम, मेरे मन में भी कुछ अच्छा करने का जाग गया, तो क्या हो गया, वो क्षिप्ता का उल्टा, क्षिप्ता में हम रेस्टलेस हो गए थे, विक्षिप्ता में हम
आराम, थोड़ा सा स्थिर हो जाएंगे। फिर विक्षिप्तता के बाद एकाग्रता आ गया, कंसंट्रेशन आने लगा कि नहीं नहीं हमको अच्छा काम ही करना, अच्छा काम ही करना। और लास्टली क्या हो गया, निरुद्धा यानी रिस्ट्रिक्ट हो गया कि नहीं बिल्कुल ही अच्छा काम करना, कितना भी दुनिया में कोई कुछ भी कर ले हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम करना है। यानी हमारा चित्ता का मॉडिफिकेशन क्या हो गया, सीज हो गया। तो ये क्या था, स्टेजेस ऑफ चित्ता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं निरुद्धा। ये देख लिए, हिंदी में भी मैंने लिख दिया है सबका, ऐसे इंग्लिश ही इतना अच्छे से समझा दी हूँ, पीपीटी दूंगी तो हिंदी पढ़ लेना। चलो अब हम लोग बात करें योगा के मेटाफिजिक्स का और चिता के फॉर्म्स का। जो चिता का फॉर्म्स है वही योगा का मेटाफिजिक्स है। और ये किसकी बात करता है, ये बोलता है कि जो चिता है इसके अंदर 3 गुना है। ये तीनों गुना, जो संख्या का जो 3 गुना है वो 3 गुना है, और ये तीनों गुना कॉन्स्टेंटली लगातार बदलते रहते हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई एक किसी पे डोमिनेट हो जाता है, हावी हो जाता है, कभी ऐसा होता है कोई दूसरा गुना किसी पे हावी हो जाता है। और यही 3 गुना जब एक दूसरे पे हावी होता है तो प्रज्ञा, प्रवृत्ति और स्थिति होता है। ठीक है, प्रज्ञा में क्या होता है, सत्व जो है वो डोमिनेट होता है और जो तमस है वो सबऑर्डिनेट यानी इसका साथ देता है। ठीक है, प्रज्ञा में ठीक है क्या होता है, सत्व जो है वो डोमिनेट हो जाता है और तमस जो है इसका साथ देता है। ठीक, प्रवृत्ति में क्या है, प्रवृत्ति में क्या होता है, यहाँ भी मेरा क्या है, यहाँ रजस जो है वो डोमिनेट होता है प्रवृत्ति में। ठीक है, और तमस जो है कमजोर पड़ जाता है, वीक हो जाता है। यहाँ ये ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ सब ऑर्डिनेट है ना, मतलब इसका साथ दे रहा है। ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट होता है ना, एक के नीचे वो है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तमस वीक हो गया, कमजोर हो गया, यानी रजस ज़्यादा हावी हो गया। और स्थिति में क्या है, स्थिति में जो है इसमें अगेन सत्व जो है मेरा क्या हो गया, डोमिनेट हो गया, और रजस यहाँ पे क्या हो गया, सबऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, रजस क्या हो गया, सबऑर्डिनेट हो गया। ठीक, अब इसको याद करने का तरीका तो 3 तरीका से याद कर सकते हो। 2 ट्रिक बता देते, एक तो पीपीएस मेटाफिजिक्स का, योगा का मेटाफिजिक्स पीपीएस। ठीक है, पीपीएस। तीसरा गर्ल्स के नेम से याद कर लो, ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लग रहा है, प्रख्या, प्रज्ञा, प्रवृत्ति, पार्वती और स्थिति भी लड़की के जैसा ही नाम लग रहा है, तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, और क्या है ये तीनों, ये भी याद कर सकते हो कि लड़की लोग में आदत होता है ना एक दूसरे को डोमिनेट करने, नहीं नहीं तुम हटो, नहीं 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 तुम हटो, हम हैं, हम तेज हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तुम लोग में डोमिनेट करने का आदत हो। तो ऐसे याद रखो, योगा में जो मेटाफिजिक्स है वो डोमिनेट पे डिपेंड करता है, और किसके डोमिनेट पे, 3 गुना पे, सत्व, रजस और तमस। और ये तीनों एक दूसरे में जब किस तरह से डोमिनेट होता है तो प्रख्या में क्या होता है, सत्व डोमिनेट होता है, तमस सबऑर्डिनेट हो जाता है। प्रवृत्ति में क्या है, रजस डोमिनेट होता है और तमस कमजोर पड़ जाता है। और स्थिति में क्या है, सत्व डोमिनेट होता है और रजस सबऑर्डिनेट हो जाता है। तो ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़े। तो देखो अब ये वही बात है कि चीता का मॉडिफिकेशन क्यों हुआ था, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चीता का मॉडिफिकेशन क्यों हुआ था, क्योंकि पुरुषा क्या है, कॉन्शियस है, लेकिन उसमें किसका रिफ्लेक्ट होने लगता है, किसी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होने लगता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑफ द पुरुषा होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण चीता क्या होने लगता है, मॉडिफाई होने लगता है, और इस मॉडिफिकेशन के कारण क्या बोलते हैं, इसको वृत्ति हो जाता है। तो ये मॉडिफिकेशन चीता है। मॉडिफिकेशन ऑफ चीता का भी 5 तरीका है, 5 स्टेप्स है, मतलब समझो 5 टाइप है मॉडिफिकेशन का, यानी 5 अलग अलग तरीका है मॉडिफाई होने का। तो देखते हैं, और इसी को हम लोग योगा का एपिस्टेमोलॉजी भी कहते हैं। तो सबसे पहला क्या है, प्रमाण, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में राइट कॉग्निशन कहते हैं। और इसमें क्या आएगा, परसेप्शन, ठीक है, इन्फेरेंस यानी अनुमान, और शब्दा, ठीक है, वर्बल टेस्टिमनी भी बोल सकते हो। ये राइट कॉग्निशन, यही ट्रू नॉलेज है। ठीक है, सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज है। और हम लोग एपिस्टेमोलॉजी में नॉलेज का सोर्स का ही बात करते हैं, तो चीता के मॉडिफिकेशन में ये 5 नॉलेज का सोर्स है। तो ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं विपर्या का। ठीक है, विपर्या क्या है, वो रॉन्ग कॉग्निशन है, जिसको किससे रिलेट करते हैं, डाउट से। यानी हम कोई सेल देख रहे हैं, दूर से लग रहा है कि वो सेल है, सिल्वर है, मतलब अलग अलग तरीका उसको लग रहा है, लेकिन वो है क्या हमको पता नहीं, हम रॉन्ग, उसको रॉन्ग कॉग्नाइज कर रहे हैं, मतलब हम गलत पहचान रहे हैं, डाउट कर रहे हैं उस चीज़ पे। ठीक है, तो उसको कहते हैं विपर्या। ठीक है, मतलब कहने का सेंस है टू पोजेस नॉट डिटर्मिनेट नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब हमको पता नहीं कि वो ऑब्जेक्ट है क्या, लेकिन हम उस पर मतलब डाउट किए जा रहे हैं। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। जैसे एक है ना वो वाला, दूर जाके देखा तो कौन तो अंडे उबल रहे थे वाला हाल वाला कहावत है, वही चीज़ यहाँ है विपर्या का, रॉन्ग कॉग्निशन। ठीक है, रॉन्ग कॉग्निशन में क्या है,
डाउट हो रहा है, हम किसी चीज़ पे डाउट कर रहे हैं, ठीक है। विकल्पा, विकल्पा में क्या होता है, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब है यहाँ पे ये बोलता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो ऑब्जेक्ट है। अब तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट भी नहीं करता लेकिन फिर भी वो ऑब्जेक्ट है। मतलब कहने का सेंस है, अगर मैं बोलूँ बैरन वोमेन चिल्ड्रेन, ठीक है, बंजर औरत का बच्चा, अगर ये बोले तो फ्रेंड्स खुद बताओ, जब वो औरत का बच्चा है, चाइल्ड है, तो वो बंजर कैसे है? नहीं। तो बैरन वोमेन चिल्ड्रन, ये तीनों ऑब्जेक्ट है। बैरन लैंड भी होता है, वोमेन भी होती है, चाइल्ड, ये तीनों ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या एग्जिस्ट करेगा रियल में? नहीं। तो इसी को बोलते हैं विकल्पा, इमेजिनेशन, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, विकल्पा, इमेजिनेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट और एक एग्जांपल दे देते हैं, हॉर्स हॉर्न, घोड़े का हॉर्न। अब बताओ, हॉर्स भी एग्जिस्ट करता है, हॉर्न भी एग्जिस्ट करता है, क्या कभी घोड़े का हॉर्न देखे हो? नहीं। तो ये क्या हम खुद इमेजिनेशन कर रहे हैं। स्काई फ्लावर कभी देखे हो? राहुज हेड कभी देखे हो? नहीं, ठीक है। तो ये सब क्या है, विकल्प है, इमेजिनेशन है। निद्रा स्लीप, ये ऐसा है, यहाँ पे साउंड स्लीप हो जाता है फ्रेंड्स। इसमें हम इतने ज़्यादा डार्कनेस या तामस जो है हमारा डोमिनेट होने लगता है निद्रा में, ठीक है ना, जहाँ पे हमको हम किस चीज़ों को मतलब हम प्रेजेंस ऑफ नॉलेज को इग्नोर करने लगते हैं, हमारे जो माइंड में इग्नोरेज है उसको इग्नोर करने लगते हैं। और कुछ बॉडी तो ऐसा होता है पूरे स्लीप में, नींद में चला जाता है, निद्रा में चला जाता है। और इसीलिए जब हम निद्रा से जगते हैं, यानी कि वापस से, यानी जो तमस डोमिनेट हो गया था पीछे किसमें, मूड़ा में, और उसके बाद जब हम प्रवृत्ति में आए थे तो हम भूल जाते हैं कि हम पीछे कौन कौन सा पाप करके आए हैं, या हम अपने नींद में कौन कौन सा गलतियाँ करके आए हैं, है ना। तो वो स्टेज होता है निद्रा का। एंड लास्ट है स्मृति और मेमोरी। यहाँ पे हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को रिकैपिचुलेट करते हैं, यानी वापस इकट्ठा करते हैं, या याद करते हैं, या रिकलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये सब कब पॉसिबल है, जब हम उस ऑब्जेक्ट को कभी इम्प्रेशन, यानी हमारे उस जो भी ऑब्जेक्ट को रिकलेक्ट करें, पास्ट एक्सपीरियंस से ला रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का इम्प्रेशन, यानी हमारे माइंड में कभी उससे मिलाव हुआ होगा, हम कभी उस ऑब्जेक्ट को देखे होंगे, सोचे होंगे, समझे होंगे, तब, ठीक है। तो यही 5 स्टेज है हमारे चीता के मॉडिफिकेशन का, ठीक। तो आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्जियोलॉजी। एक्जियोलॉजी क्या है इथिक्स का, सेल्फ डिसिप्लिन, एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, कोई नियम होना चाहिए, प्रकृति को फॉलो करो, माइंड प्योर होना चाहिए, फिजिकल बॉडी भी प्योर होना चाहिए। तो ये सब एक्जियोलॉजी है, ठीक है, वैल्यूज है। मेनली इसके समझने का पार्ट क्या था फ्रेंड्स, एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स, जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं समझ में आओ तो बिल्कुल फ्रैंकली पूछो, कहीं भी कोई डाउट हो। फ्रेंड्स देखो, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करके वीडियो डालती हूँ तो मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा पॉइंट समझ आया नहीं आया, तो आप फ्रैंकली कमेंट सेक्शन किस लिए होता है, आप वहाँ पूछो, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूँगी, है ना। या आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो, मेरे टेलीग्राम से पे मैसेज कर सकते हो। तो आप पूछो, मैं आपको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। ऑडियो भेज के क्यूजेस तो भेजती हूँ, वहीं पर ऑडियो भी भेज दूँगी, ठीक है। क्योंकि लाइव लेते हैं तो आपका डाउट भी साथ में लेते चलते हैं, तो उसको क्लियर करते रहते हैं, तो अभी लाइव तो नहीं ले रही हूँ, तो इसीलिए, ठीक है। चलो अब कलेसा पढ़ते हैं। कलेसा का क्या मतलब है कि जब हम लोग हमारे चिता में मॉडिफिकेशन होने लगता है, तो क्या मॉडिफिकेशन क्यों होने लगता है, क्योंकि हम क्या करने अटैचमेंट होने लगता है ना, किसी ऑब्जेक्ट से, पैसा से अटैचमेंट, मनी से अटैचमेंट, लड़की से अटैचमेंट, लड़का से अटैचमेंट, है ना। हम किसी ऑब्जेक्ट को गलत समझने लगते हैं, रॉन्गली कॉग्नाइज करने लगते हैं, है ना। पैसा को हम ये समझने लगते हैं कि पैसा तो कुछ से कुछ भी खरीद सकते हैं, खुशी ये वो कुछ भी खरीद सकते हैं, है ना। तो ये हो जाता है, इनएक्टिविटी आने लगता है, डाउट आ जाता है हमारे मन में, हम केयरलेस हो जाते हैं, जैसे ही हमारे चीता में मॉडिफिकेशन या डिस्टर्बेंस होने लगता है। और ये सब क्यों होता है, क्योंकि हमारा अगेन वही, क्योंकि पुरुषा क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है ना, अपने आप को एजेंट मानने लगता है, इंजॉयर मानने लगता है, जबकि ऐसा तो है ही नहीं। तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स आने लगता है, अटैचमेंट होने लगता है, और यही किसका कारण बन जाता है, हमारे सफरिंग्स का, हमारे दुखों का कारण बन जाता है। और जिसको कि योगा में क्या बोलते हैं, कलेसा बोलते हैं। और ये कलेसा भी कितने तरह का तरह का होता है, 5 तरह का। अविद्या, जिसको कि इग्नोरेंस कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको डिटेल में समझे तो एक सेकेंड फ्रेंड, एक सेकेंड बस वेट करना प्लीज।
चलो सॉरी फ्रेंड्स, कोई आ गया था। तो चलो अविद्या में क्या था, अविद्या में क्या हम करते हैं, हम सेल्फ को जो है ना गलत समझने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। मतलब सेल्फ को हम ये समझने लगते हैं कि वो एक मटेरियल है, वो क्या है, नॉन इटर्नल है, मतलब फॉरएवर नहीं है। लेकिन रियल में सेल्फ होता क्या है हमारा, वो इटर्नल होता है ना, प्योर कॉन्शियस होता है और ब्लिस होता है, यानी खुशी, हैप्पीनेस होता है, ये चीज़ होता है। लेकिन हम उसको क्या समझ लेते हैं, मटेरियल है। तो ये इसी कारण हमको क्या हो जाता है, सफरिंग होने लगता है। दूसरा है अस्मिता, इगोइज्म। इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम प्रकृति और पुरुषा दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, लेकिन हम जानते हैं दोनों एक दूसरे से क्या बिल्कुल डिफरेंस है रियल में, है ना। प्रकृति और पुरुषा दोनों अलग है, और लेकिन हम क्या करने लगते हैं, हम प्रकृति और पुरुषा को एक साथ ले आते हैं, जिसके कारण हमको सफरिंग होता है। तो ये एक अस्मिता यानी इगोइज्म का मतलब है, ठीक है। यानी अस्मिता में हम क्या करते हैं, पुरुषा और प्रकृति को गलत आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिसके कारण हम इन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, लेकिन रियल में ये एक प्लेटफॉर्म पे तो होता नहीं है, ठीक है। तो जिसके कारण ये हम अस्मिता। नेक्स्ट है हमारा रागा। रागा मतलब अटैचमेंट। अटैचमेंट यानी किससे अटैचमेंट, पावर से, मनी से, पैसा से, है ना, लड़की से, लड़का से, मम्मी से, पापा से, इन सब से अटैचमेंट होने लगता है। ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने लगता है, तो कलेशा का कारण है। फिर द्वेष, द्वेषा क्या, एवर्जन। इस केस में इसमें क्या होता है, इसमें जब हमको सफरिंग होने लगता है, यानी हम दुख होने लगता है, हमको दुखी होने लगता है, तो हम इसमें एंगर दिखाने लगते हैं। जितना ज़्यादा दुख होता है हम उतना लोगों पे गुस्सा दिखाने लगते हैं, तो ये होता है एंगर। ये उसका फॉर्म ले लेता है, दुख जो है किसका, क्रोध का फॉर्म ले लेता है, एंगर का फॉर्म ले लेता है। तो इसी को कहते हैं द्वेषा या एवर्जन। और लास्ट कलेशा का जो काइंड है वो क्या, अभिनिवेशा। इसमें हमको क्या कारण हो जाता है, इसमें हम चाहते हैं कि हम लंबा जीवन जिए और मृत्यु से डर लगता है। लेकिन अगर रियल बात करें फ्रेंड, तो रियल में जिसको जीना है उसको मरना भी है, तो रियल है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं भाई हम लंबा जिए और हम मृत्यु से भागते हैं, तो ये होता है अविनेशा। तो ये 5 कलेशा, अगर इनको याद करने का तरीका है तो आरदा से याद कर लो, ठीक है, ए आर डी ए। अब ये कैसे याद रहेगा कि आरदा होगा, तो देखो खुद सोचो फ्रेंड। आरदा में जैसे पीछे हम लोग 3 लड़की का नाम पढ़े, कौन कौन, प्रज्ञा, प्रख्या, प्रवृत्ति, पार्वती, स्थिति, स्थिति, ये 3 पढ़े थे। किस में था, हमारा मेटाफिजिक्स में था। उसी तरह से याद करो कि योगा जो है लड़की पर डिपेंड करता है, तो इसलिए आरदा से शारदा को याद कर लो, शारदा से आरदा हो गया, और आरदा में अविद्या क्या है पता चल गया, अस्मिता क्या है पता चल। फ्रेंड्स इसको जो भी मैंने हिंदी में बोला इसको लिख लो साथ में, क्योंकि ऐसे लिख लोगे ना स्टोरी फॉर्म में तो याद रहेगा, फिर कभी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी चलते हैं आगे। अब यह आता है 8 फोल्ड पाथ और 8 लिम्ब, ठीक है। तो इसको रहना देते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये 3 करेंगे और एम्स ऑफ एजुकेशन वगैरह क्या है वो देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सब तो मेरा ऑलरेडी क्या है, ये सब ऑलरेडी हम लोगों को, और एम्स ऑफ एजुकेशन वगैरह ऑलरेडी हम लोग सामख्या में पढ़ चुके हैं, वही चीज़ इसका भी होगा, क्योंकि वो थ्योरेटिकल पाथ है, ये प्रैक्टिकल पाथ है। लेकिन जो भी थोड़ा सा अलग होगा मैं उसको इंक्लूड कर दूंगी। एंड प्लीज़ क्वेश्चंस को दिया करो, प्रैक्टिस किया करो, सबके सब दिया करो, ठीक है। सिर्फ 20-25 स्टूडेंट्स देते हो, और भी दो, जो भी देख रहे हो वीडियोस वो जरूर टेलीग्राम पे क्वेश्चन दोगे, आपको फ़ायदा होगा। मेरे को क्या, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को तो और अच्छा ही हो रहा है, मेरे से ना मेरे को लॉस है ना मेरे को, क्योंकि ऐसा में कोई भी चीज़ पेड नहीं है, सब फ्री है, तो बिल्कुल शौक से दो हर एक चीज़ को। कल मैं योगा का जो बचा हुआ पार्ट है वो करूँगी। अगर आप लोगों को इन दोनों टॉपिक से कोई भी डाउट है, वो डाउट मेरे को पर्सनली भेज दो, उसको नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। यही जो पढ़ाया है उसमें से भी डाउट है वीडियो देखने के बाद, लेकिन फ्रेंड वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट रह गया है तो उस टॉपिक को बोला मैं उस टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। और तीसरा, कल नवंबर 2020 का 10 क्वेश्चन जो मतलब जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करूँगी इसी पार्ट में, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, ओके। तो चलते हैं, गुड डे, हैव अ नाइस डे। और फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक किया करो, लाइक करते तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे अच्छा लगता है। कमेंट नहीं करो चलेगा, बट लाइक किया करो, लाइक करने से मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा कर रही हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ लाइक किया करो, लाइक करने से ना आपका कुछ जाएगा ना मेरा कुछ जाएगा, बस मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।